दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं सुभाषितानी कक्षा अष्टमी प्रथम पाठ, जो कि रुचिरा तृतीय भाग में प्रथम पाठ है। उस पाठ के हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम श्लोक देखते हैं। प्रथम श्लोक क्या है? गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। इस तरह से इस श्लोक का आप लोग सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन करने के बाद पदच्छेद की तरफ चलते हैं। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयः। पदच्छेद के बाद हम अन्वय देखते हैं। अन्वय के बारे में अगर आपको कोई जिज्ञासा हो तो बता देता हूँ। अन्वय वह है जैसे हम वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया लिखते हैं क्रम में, ठीक वाक्य के क्रम में हम श्लोक को जब लिखते हैं उसको बोलते हैं अन्वय। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं जनं प्राप्य दोषाः भवन्ति नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति समुद्रमासाद्य अपेयः भवन्ति। इस तरह से इसका अन्वय आप करेंगे। तो अन्वय करने के बाद हम शब्दार्थ समझते हैं। तो क्या है शब्दों के अर्थ देखते हैं। गुणाः सारे गुण, सभी गुण, गुणज्ञेषु गुणी लोगों के पास जाकर गुणाः अधिक विकसित गुण बन जाते हैं। ते वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य गुणहीन व्यक्ति को पाकर, गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोषाः भवन्ति दोष के रूप में परिवर्तित होते हैं। नद्यः नदियाँ सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति मधुर जलयुक्त होकर बहती हैं, निकलती हैं। परंतु समुद्रम आसाद्य सागर में पहुंचकर नदियाँ क्या बन जाती हैं? अपेयाः भवन्ति। नदियाँ जब निकलती हैं तो मीठे पानी के साथ निकलती हैं, पर्वत से निकलती हैं मीठे पानी के साथ। लेकिन जैसे ही समुद्र को प्राप्त होते हैं, समुद्र में पहुंच जाते हैं, तो वही नदियाँ अपेय बन जाती है। जैसे गुणी व्यक्ति के पास कोई गुण है तो वो अधिक विकसित होते हैं, लेकिन वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति के पास जाता है तो वो क्या होता है? दोष बन जाता है। जैसे हम किसी मिट्टी के गोले को देखते हैं तो उसको मिट्टी का गोला ही समझते हैं, लेकिन मृत्तिका जो मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाने वाला जो होता है, उसी मृत्तिका पिंड को देखकर वो उसमें भगवान का रूप देखता है, उसमें सुंदर रूप के कल्पना करता है और उसको नया रूप देकर उसका गुण को विकसित कर देता है। उस मिट्टी को हम भगवान समझ के पूजा करने लगते हैं। तो गुणी व्यक्ति के पास कोई चीज़ जाकर अधिक गुण में परिवर्तित होता है। अब प्रश्नों के माध्यम से इस श्लोक को हम लोग समझते हैं। देखिए, बोध प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखिए, गुणाः केषु गुणाः भवन्ति। गुण कहाँ पे गुण बनते हैं? न गुणज्ञेषु। कम प्राप्य गुणाः दोषाः भवन्ति निर्गुणं प्राप्य गुणाः दोषाः भवन्ति। नद्यः कीदृश्यः प्रभवन्ति? नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति। कम आसाद्य नद्यः अपेयः भवन्ति। किसको पाकर, किसके पास जाकर नदियाँ अपेय बन जाती है? समुद्रम आसाद्य नद्यः अपेयः भवन्ति। श्लोकेस्मिन् भवन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? भवन्ति क्रियापद। तो गुणाः भवन्ति, नद्यः अपि भवन्ति। तो दो तरह के यहाँ पर अब कर्ता
ले सकते हैं। नद्यः इति पदस्य विशेषणपदं किम् अत्र प्रयुक्तम्? तो विशेषण पद यहाँ पे सुस्वादुतोयाः नद्यः का विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है। पातुम् अयोग्याः इत्यर्थे अत्र किं पदं प्रयुक्तम्? अपेयाः। पातुम् अयोग्यः जो पीने लायक नहीं है वो है अपेयः। गुणाः इति पदस्य किं विलोमपदं श्लोकेस्मिन् प्रयुक्तं? गुणाः का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है? दोषाः प्रयुक्त हुआ है, तो उत्तर होगा दोषाः। आसाद्य इति पदस्य किं पर्यायपदम् अत्र प्रयुक्तम्? आसाद्य, यहाँ पर पर्यायपद क्या प्रयुक्त हुआ है? प्राप्य। इस तरह से आप प्रश्नों के माध्यम से इस श्लोक को भी समझ सकते हैं। अब इस श्लोक को समझने के बाद इस श्लोक में व्याकरण बिंदु भी हैं, व्याकरण विषय भी है, उसको समझते हैं। तो चलते हैं व्याकरण बिंदुओं की तरफ। व्याकरण बिंदवः, सबसे पहले संधियुक्त पदानि। संधियुक्त पदों में सबसे पहले देखिए प्राप्य, प्रयुक्त आप्य, निर्गुणम, निः युक्त गुणम, गुणा भवन्ति, गुणाः युक्त भवन्ति, भवन्त्यपेयाः, भवन्ति युक्त अपेयः। अनन्तरं प्रत्ययुक्तपदानि। प्रत्ययुक्तपदानि में प्राप्य, प्रयुक्त अप् युक्त ल्यप्, अनन्तरम् आसाद्य, आ सद अणिच ल्यप्, इस तरह से आसाद्य। अब देखते हैं पर्याय पदों को। तो पर्याय पद क्या प्रयुक्त हुए यहाँ पर? प्राप्य, आसाद्य। प्राप्य का पर्याय पद यहाँ पर आसाद्य प्रयुक्त हुआ है। पर्याय पदों के बाद हम देखेंगे विलोम पद क्या क्या प्रयुक्त हुए हैं। गुणाः दोषाः, गुणज्ञम निर्गुणम, सुस्वादुतोयाः अपेयः, इस तरह से विलोम पद। अनंतरम विलोम पदों के बाद विशेष्य विशेषण क्या यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। नद्यः, नद्यः का दो विशेषण पद यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं, सुस्वादुतोयाः और अपेयः। अब देखिए कर्ता क्रिया, कर्ता क्या प्रयुक्त हुए हैं, क्रिया क्या प्रयुक्त हुई हैं। तो सबसे पहले गुणाः कर्ता अगर है तो भवन्ति क्रिया है। नद्यः अगर कर्ता है तो दो क्रियाएं हैं, प्रभवन्ति भी है, भवन्ति भी है। प्रभवन्ति, नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति। भवन्ति कैसे? नद्यः अपेयाः भवन्ति। इस तरह से श्लोक का आप समझेंगे तो फिर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दूसरे श्लोक में चलते हैं। देखिए दूसरे श्लोक में, दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इस तरह से दूसरे श्लोक को सस्वर वाचन आप लोग करेंगे। तो सस्वर वचन के बाद, सस्वर वचन के बाद हम देखेंगे पदच्छेद। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तत् भागधेयं परमं पशूनाम्। ये इस तरह से पदच्छेद है। पदच्छेद के बाद हम देखते हैं अन्वय। अन्वय में साहित्य संगीत कला विहीनः मनुष्यः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशुः भवति तृणं न खादन्नपि जीवमानः तत् पशूनां परमं भागधेयं भवति। इस तरह से अन्वय है। शब्दार्थ समझते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, जिसको, जिस व्यक्ति को न साहित्य में, न संगीत में, न कला में रुचि हो उसे बोलेंगे साहित्य संगीत कला विहीनः। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, वो किस प्रकार का पशु होगा? पूंछ और सिंग से रहित पशु कहलाएगा। तृणम, घास को, न खादन्नपि, न खाते हुए भी, जीवमानः, जी रहा है, तत्, वह बात क्या है? पशूनाम, तृणभोजी पशुओं के लिए, परमम भागधेयम, अत्यंत भाग्य की बात है। मनुष्य घास नहीं खाता है
ये बात पशुओं के लिए भाग्य की बात है। अगर मनुष्य घास खाने लग जाए तो पशुओं को भूखा मरना पड़ जाएगा। इसलिए और ऐसे लोग जिनको किसी भी कार्य में रुचि नहीं, खाली खाना और सोना 2 ही काम होता है जीवन में, ऐसे लोगों को अगर जीने के लिए घास खाना पड़े तो पशुओं के तो बुरे दिन आ जाएंगे। इसीलिए ये लोग घास नहीं खाते हैं, ये पशुओं के लिए बड़े भाग्य की बात है। अब प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं, इस श्लोक को समझते हैं। तो चलिए बोध प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, कीदृशः मनुष्यः साक्षात् पशुः भवति? साहित्य संगीत कला विहीनः मनुष्यः साक्षात् पशुः भवति। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् कीदृशः पशु भवति? कैसा पशु होता है वो? ना, पशु जो होता है वो पुच्छ विषाण हीनः भवति, पूंछ और सिंह से रहित पशु होता है वो। किम न खादनपि मनुष्यः जीवमानः भवति? मनुष्य क्या नहीं खाकर भी जिंदा रहता है? तृणम न खादनपि जीवमानः। मनुष्यः तृणम न खादति इति केषां परमं भागधेयं भवति? मनुष्य घास नहीं खाता है, ये किन के लिए परम भाग्य की बात है? पशूनाम। खादन्नपि इत्यस्य संधिच्छेदं कुरुत। खादन युक्त अपि। जीवमानः इति पदे कः प्रत्ययः? जीवमानः ये जो पद है इसमें प्रत्यय क्या है? सानच प्रत्यय है। जीव धातु से सानच प्रत्यय है। तद्भागधेयम इत्यस्य संधिच्छेदं कुरुत। तद्भागधेयम ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या है? तत् युक्त भागधेयम। अनंतर प्रश्न देखते हैं, पशूनाम इति पदे का विभक्ति किंच वचनम? पशूनाम यथा शिशूनाम साधूनाम तथैव पशूनाम। उकारांत पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में है पशूनाम, तो षष्ठी बहुवचनम। इस तरह से आप इस श्लोक को प्रश्नों के माध्यम से समझिए। व्याकरण बिंदुओं की तरफ चलते हैं। संधियुक्त पद क्या है देखते हैं। संधियुक्त पद सबसे पहले देखिए, संगीत, संयुक्त गीत, संयुक्त गीत, संगीत। अनंतरम है खादन्नपि, खादन युक्त अपि। तद्भागधेयम, तत् युक्त भागधेयम। परमं पशूनाम, परमं युक्त पशूनाम, परमं पशूनाम। इस तरह से संधि विच्छेद आप करेंगे संधियुक्त पदों के। अनंतरम देखते हैं प्रत्ययुक्त पदों को। प्रत्ययुक्त पद क्या है? खादन, खाद युक्त शत्रु, खादन। जीवमानः, जीव युक्त सानच, जीवमानः। इस प्रकार से प्रत्ययुक्त पद है। अनंतरम यहाँ पे विशेष्य विशेषण पद है। विशेष्य विशेषण पद क्या क्या प्रयुक्त हुए हैं देखते हैं। भागधेयम परमम, भागधेयम परमम। पशुः पुच्छविषाणहीनः। मनुष्यः साहित्य संगीत कलाविहीनः। इस तरह से विशेष विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। अब चलते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरा श्लोक क्या है देखिए। तीसरे श्लोक को सस्वर वाचन करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ये श्लोक संख्या 3 है। श्लोक संख्या 3 है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका श्लोक संख्या है 3। तो इसका पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद में लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इस तरह से आप पदच्छेद करेंगे।
पदच्छेद के बाद अन्वय की तरफ बढ़ते हैं। अन्वय में देखिए, लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नष्टक्रियस्य कुलं नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, व्यसनिनः विद्याफलं नश्यति, कृपणस्य सौख्यं नश्यति, प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। आप लोग सोचते होंगे नश्यति का एक बार ही प्रयोग किया गया है श्लोक में, तो यहाँ बार बार क्यों लिखा गया है? बार बार इसलिए लिखे हैं कि आपको जो कर्ता क्रिया यहाँ पर समझ में आ सके। नश्यति असल में एक बार यूज हुआ है, यहाँ पर एक बार उसका प्रयोग किया गया है, लेकिन बार बार लिख के आपको कर्ता क्रिया जो अन्वय है समझाने की कोशिश की गई है। तो इनके अर्थ समझते हैं। देखिए, लुब्धस्य लोभी का या लोभी की, यश कीर्ति या सुनाम नश्यति नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य चुगलखोर का मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य गलत कार्य करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है, वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य स्वार्थपर व्यक्ति का धर्म कर्तव्य नष्ट हो जाता है। व्यसनीन आलसी व्यक्ति के विद्याफल अर्थात विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख चैन नष्ट हो जाते हैं। प्रमत्त सचिवस्य पागल मंत्री वाले राजा का, नराधिपस्य राजा का राज्यम अर्थात राज्य नष्ट हो जाता है, उसके राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो जाता है। इस तरह से किसका क्या नष्ट होता है इस श्लोक में आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं बोध प्रश्नों की तरफ। बोध प्रश्नों में देखिए, आपको सबसे पहला प्रश्न है, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? लुब्धस्य। पिशुनस्य किम नश्यति? पिशुनस्य मैत्री नश्यति। कस्य कुलं नश्यति? नष्टक्रियस्य कुलं नश्यति। अर्थपरस्य किम नश्यति? अर्थपरस्य धर्मः नश्यति। कस्य विद्याफलं नश्यति? व्यसनीनः आलसी व्यक्ति जो होता है उसके विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य किम नश्यति? कृपणस्य सौख्यम नश्यति। राज्यम कस्य नश्यति? राज्यम प्रमत्त सचिव नराधिपस्य, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, जो प्रमत्त मंत्री वाला राजा होता है उसका, जिसका मंत्री पागल हो गया है, उस राजा को मंत्री सही सीख नहीं दे पाता है, जिसके कारण राजा गलत रास्ते पर जाता है और उसका राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो जाता है, तो उसका राज्य नष्ट होता है। अलसस्य इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम? व्यसनीनः। अलसस्य आलसी अर्थ में व्यसनी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य इत्यत्र विशेषणम किम? प्रमत्त सचिव नराधिप राजा, यहाँ पर विशेषण क्या है? प्रमत्त सचिवस्य। अनंतर प्रश्न है, श्लोके अधर्मः इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम? श्लोक में अधर्म का विलोम पद क्या प्रयोग किया गया है? देखिए, धर्मः। इस तरह से इस श्लोक से संबंधित प्रश्नों को आपको समझना चाहिए। अब चलते हैं व्याकरण बिंदुओं की तरफ। व्याकरण बिंदुओं में आप देख सकते हैं संधियुक्त पद है नराधिपस्य, नर युक्त अधिपस्य, विद्याफलम व्यसनीन, विद्याफलम युक्त व्यसनीनम। यहाँ पर म का अनुस्वर हुआ है। म के बाद जब कोई व्यंजन बनना आता है तो म का अनुस्वर में परिवर्तन होता है। अब देखिए कर्ता क्रिया, क्रिया कर्ता। देखिए यहाँ पर श्लोक में नश्यति क्रिया का एक बार प्रयोग किया गया है। मैंने आपको पहले बताया था मैं बार बार क्यों लिखा हूँ अन्वय में। नश्यति क्रिया एक ही क्रिया है, कितने उसके कर्ता है। देखिए सबसे पहले यशः, उसके बाद मैत्री, उसके बाद देखिए कुलम, धर्मः, अनंतरम विद्याफलम,
अनंतरम सौख्यम, अनंतरम राज्यम। ये सारे कर्तृपद है नश्यति क्रिया के लिए। तो अनंतर देखिए विलोम पद क्या क्या प्रयोग हुए हैं। धर्म, धर्म है, धर्म का विलोम पद अधर्म। मैत्री, मैत्री का विलोम पद करेंगे शत्रुता। विशेष्य विशेषण नराधिपस्य, यहाँ पर विशेष्य पद है और विशेषण पद है प्रमत्त सचिवस्य। इस तरह से आपको ये 3 श्लोक समझना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सब लोग इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठों को देखिए और समझिए। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद।